Hello to everyone. Assalamu alaikum. Welcome to Horror Hypes. Hope you all are doing well. Myself is जानबाज. मैं यहाँ आपके रियल हॉरर इंसिडेंट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शेयर करता हूँ, ऐसे वाक़यात जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। अगर आप भी अपने हॉरर इनकाउंटर शेयर करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहाँ पे आप अपने वाक़यात सबमिट कर सकते हैं। आज की स्टोरी हमें जमशेद ने सेंड की है फ्रॉम इस्लामाबाद। दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक। कोई भी इंसान अपनी हेल्थ की जितनी ही केयर क्यों ना कर ले, लाइफ में एक ना एक बार तो उसकी तबीयत ज़रूर ख़राब हुई होगी। अपनी हेल्थ से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड व्हाट इफ़ डॉक्टर भी ना बता पाए कि आपके साथ मसला क्या है एंड आपके साथ एक्चुअली चल क्या रहा है, बट आपका मन अंदर ही अंदर से आपसे कह रहा होता है कि आप ठीक नहीं है। ऑब्वियसली जिसके साथ भी ऐसा होगा वो पैनिक तो ज़रूर करेगा। हम सबकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बाहर से तो आपसे बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं, बट वो अंदर से आपसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। ऐसे शैतान सिफत लोगों को शैतान भी देखकर शर्मिंदा होता है। इस लड़के के साथ क्या चल रहा होता है इसे उस टाइम से खुद भी नहीं पता होता। इसके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं एंड सबसे हॉरिबल ये कि ये लड़का सुसाइड अटेंड करने तक का प्लान कर रहा होता है। एंड द मेन क्वेश्चन इज़ दैट ये साइकेट्रिक रिलेटेड इशू था या उसके साथ कोई विच क्राफ्ट हो रहा था। इन द एंड आप सबके लिए एक एडवाइस है, प्लीज़ अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है उन पर ये विच क्राफ्ट ब्लैक मैजिक बहुत कम असर करता है और जिनकी कमज़ोर होती है उस पर ये बहुत ज़्यादा असर करता है। सो प्लीज़ 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, अपने ईमान को मजबूत करें और सुबह शाम के अस्कार का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह यू विल स्टे सेफ फ्रॉम दिस। सो सिट बैक, डिम द लाइट्स एंड प्रिपेयर टू फेस योर फियर्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमशेद है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कॉलेज के लिए इंग्लैंड चला गया था। मैं 4 साल इंग्लैंड रहा, 3 साल कॉलेज और 1 साल अपनी जॉब के लिए। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी क्योंकि अब्बू की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट थी, लेकिन इन 4 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ अजीब भी हुआ। मेरी एक कज़न थी जिसके साथ मेरी इतनी ज़्यादा हाव नाव नहीं थी, बट जिस दिन से मैं इंग्लैंड गया उसने मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। वो एक अननोन बनकर मुझसे बात करती रही। स्टार्ट में तो मैंने इग्नोर किया, बट कुछ मंथ्स बाद ही उस लड़की ने बता दिया कि मैं कौन हूँ। जब मुझे पता चला कि ये तो मेरी कज़न है तो मैं बहुत शॉक हुआ और नाराज़ हुआ कि इस तरह की फजूल हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे पहले से ही बता दिया होता। वो लड़की बहुत ही अजीब थी। मेरे गुस्से करने पर या इग्नोर करने पर भी मेरी जान नहीं छोड़ती थी। मुझे नहीं पता था कि ये शैतान सिफत लड़की आगे मेरी जान का ख़तरा बन जाएगी। और इसी दौरान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मेरी इस लड़की से फ्रेंडशिप हो गई। एज अ फ्रेंड हम अक्सर बात किया करते थे। जब तक मैं इंग्लैंड रहा मेरी अक्सर इससे बात हुआ करती थी। खैर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 1 साल जॉब करने के बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गया। वो लड़की मेरे साथ एक्स्ट्रा टाइम कांटेक्ट की कोशिश करती रही और हमारे घर भी आना जाना ज़्यादा कर दिया। कुछ दिन बाद उस लड़की की माँ मेरे घर आई और मेरी अम्मी से मुलाकात की और फिर बातों बातों में अम्मी से कहा कि आप मेरी बेटी का हाथ मांग लें अपने बेटे के लिए। ये सुनकर मेरी अम्मी भी शॉक हुई और कहा कि मैं मशवरा करके बताऊंगी। और फिर मेरी अम्मी ने मुझसे इस बारे में जिक्र किया, लेकिन मेरी अम्मी इस बात को लेकर थोड़ी परेशान थी। खैर अम्मी ने फिर अब्बू से जिक्र किया तो अब्बू ने साफ मना कर दिया क्योंकि उनका बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। इस सब के बाद मैंने भी उस लड़की से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया क्योंकि जब मेरे घर वाले ही राज़ी नहीं थे तो मैं कैसे उस लड़की से बात कर सकता था। कुछ दिन बाद घर से मेरी शर्ट्स गायब होने लगी। मैं अक्सर नोटिस करता मेरी कोई ना कोई शर्ट अक्सर मेरे रूम से गायब होती थी। मुझे लगा शायद आगे पीछे कहीं होंगी। लाइफ डेली रूटीन के मुताबिक चलती रही और कुछ अरसे बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरी जॉब हो गई। मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत मोटिवेट था। जॉब पर जाना, फिजिकल एक्टिविटी लाइक जिम जाना, एक तरह से मैं अपनी लाइफ के ट्रैक पर सही से जा रहा था। लेकिन कुछ अरसे बाद मेरी लाइफ में अजीबो गरीब वाक़यात होने लगे। मुझे अक्सर रात को नींद नहीं आती थी। बिला वजह का डिप्रेशन,
चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है, और फिर मुझे लगातार स्लीप पैरालाइज होने लगा। अक्सर रात को पहले तो मुझे नींद नहीं आती थी, अगर मुश्किल से नींद आ भी जाती थी तो मुझे स्लीप पैरालाइज का अटैक हो जाता था। मेरी डेली रूटीन डिस्टर्ब होने लगी। मैं इस सब का जिक्र अपने पेरेंट्स से करता हूँ, बट वो मेरा वहम समझकर इन सब को इग्नोर कर देते थे। और फिर एक रात बहुत मुश्किल से मुझे नींद आती है तो मुझे रात को सोते हुए फील होता है कि एक सांप मेरे ऊपर बैठा होता है और डर के मारे मेरी आवाज़ नहीं निकल पाती। मैं बहुत कोशिश करता हूँ मूव करने की, बट मूव नहीं कर पाता। मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ और फिर कुछ देर बाद जाकर मेरी हालत स्टेबल होती है। मैं घबरा जाता हूँ। मैं फ़ौरन से उठकर पानी पीता हूँ। मैं अपनी हालत पर बहुत मजबूर होता हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि मुझ पर ब्लैक मैजिक का अटैक हो गया है। मुझे लगता था कि शायद साइकेट्रिक का मसला है। फिर मैं एक साइकेट्रिक के पास जाता हूँ। वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस करता है कि कोई टेंशन या घर में कोई लड़ाई झगड़े का मसला तो नहीं। तो मैं अपनी लाइफ की सारी रूटीन शेयर करता हूँ कि ऐसी कोई टेंशन या मसला नहीं है। साइकेट्रिक भी हैरान होता है। वो मुझे कुछ मेडिसिन देता है और कहता है कि परेशान मत हो, ठीक हो जाओगे। और फिर मुझे इन मेडिसिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इस दौरान मेरी जिम भी स्किप हो जाती है। जाहिर है जब आपको जहनी सुकून नहीं होगा तो आप फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि हर वक्त मेरे माइंड में सुसाइड करने का चलता रहता था। मुझे लगता था कि मुझे अब सुकून सिर्फ सुसाइड से ही मिलेगा। मैं रात को छत पर अकेला बैठा रहता था। पूरी रात बैठे बैठे वेस्ट कर देता था क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। स्लीप पैरालाइज से मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने सोचा कि किसी इमाम साहब से जाकर रुकैया करवाता हूँ, शायद अल्लाह मेरी हालत स्टेबल कर दें। और अगले ही दिन मैं घर के करीब मस्जिद में जाकर इमाम साहब से रुकैया करवाता हूँ। रुकैये के बाद मेरी तबीयत में सुकून आता है। उस रात मुझे बहुत सुकून की नींद आती है। मैं खुश होता हूँ। इतने मंथ्स बाद मुझे सुकून की नींद आती है, लेकिन ये सुकून सिर्फ 3 दिन तक रहा। मेरी हालत दोबारा पहले जैसे हो जाती है। मैं दोबारा इमाम साहब के पास जाता हूँ, लेकिन इमाम साहब बताते हैं कि जिस दिन से तुम्हें मैंने दम किया था मेरी हालत भी ख़राब होने लगी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मसला ज़्यादा ख़राब है, किसी अच्छे रूहानी शख्स से अपना इलाज करवाओ। आज मैं रुकैया कर देता हूँ, बट किसी ऑथेंटिक रूहानी शख्स से ज़रूर राब्ता करो। मैं ये सुनकर परेशान हो गया। इस दौरान मैं बहुत से रूहानी शख्सियात के पास जाता हूँ, मगर मेरी हालत स्टेबल नहीं होती। अब तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे रात को साया भी फील होता था। एक रात मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे फील होता है कि एक साया मेरे बराबर में खड़ा है। वो साया बहुत लंबा होता है और मैं उसे देख रहा होता हूँ और चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, बट मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकलती। मैं आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता हूँ और कुछ देर बाद मेरी हालत स्टेबल हो जाती है। उस रात मैं खूब रोता हूँ और अल्लाह से दुआएं करता हूँ कि मेरी हालत पर रहम करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता होप खोने लगता हूँ। मेरी ज़िंदगी के ये सबसे बुरे दिन थे। फिर एक रात मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही मुझे हल्की सी नींद आती है तो लाइट चली जाती है। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर रख देता हूँ और फिर कुछ देर बाद मुझे फील होता है कि एक काले रंग की बिल्ली मेरे सीने पर आकर बैठ जाती है। ये मंजर बहुत खौफनाक होता है। मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ और उस बिल्ली को पकड़कर खुद से दूर फेंकता हूँ और थोड़ी देर बाद वो बिल्ली गायब हो जाती है। मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। मैं जल्दी से उठकर अपने पेरेंट्स से शेयर करता हूँ। मेरे पेरेंट्स भी मेरी हालत से परेशान होते हैं और फिर अगले ही दिन मेरे अब्बू अपने किसी दोस्त से मेरी सारी कंडीशन शेयर करते हैं। मेरे अब्बू के दोस्त मुझे एक रूहानी शख्स के पास ले जाते हैं। वो शख्स बहुत ही नेक आदमी था। वो मुझे बताते हैं कि एक रिश्ते की जिद की वजह से तुम पर ब्लैक मैजिक करवाया है। मेरा फ़ौरन माइंड अपनी कज़न पर जाता है। वो रूहानी शख्स बताते हैं कि तुम अब तक सेफ हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरा 2 साल तक रूहानी इलाज चलता रहा। मेरी हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। कोई अपनी ख्वाहिशात की खातिर इतना गिर सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था। और कुछ अरसे बाद ही मेरी कज़न के राज भी फाश होने लगते हैं। जिनके हाथों वो हड्डियाँ और कब्रिस्तान की मिट्टी हमारे घर फेंकवाया करती थी, वो सब आकर मेरे पेरेंट्स को बताते हैं कि कैसे वो शैतान सिफत लड़की आप लोगों से हसद में आकर इतना गिर चुकी है। आज उस लड़की की हालत इतनी ख़राब है कि आप लोग अगर देख लें तो आप भी तौबा करेंगे।
इस लड़की की शक्ल पर बहुत अजीब सी फिटकार पड़ चुकी है। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आप कैसे सुकून में रह सकते हैं। अल्लाह पाक इस लड़की को हिदायत दे और उसके किए पर रहम करे। मेरा कहानी शेयर करने का मकसद आप सब लोगों को सिर्फ एजुकेट करना है। हमारी लाइफ में ऐसे शैतान सिफत लोग भी होते हैं जो अपनी ज़िद की खातिर आपकी ज़िंदगी से खेलते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इन शैतानों से महफूज रखे, आमीन। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर नई वीडियो आने से पहले आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इंसिडेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।